हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 6 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न ये है, पहला अगर जो मुद्दा है वह है कि प्रधानमंत्री अपने दक्षिण पूर्व एशियाई 2 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में यानी लास्ट लेग में जो है वो सिंगापुर के दौरे पर थे। इसके पहले वह ब्रुनई गए थे, ब्रुनई के बाद वह सिंगापुर गए थे और वहाँ पे कई सारे समझौते हुए हैं, जिसमें से एक समझौता ये भी है कि भारत ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या रणनीतिक भागीदारी के रूप में बदल दिया है। और कई सारे समझौते वहाँ पे हुए हैं, जिसमें से एक जो सेमीकंडक्टर चिप को लेकर है वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो यह है कि एक नेचर पत्रिका है, उसी की एक ऑनलाइन उसमें है, उस पर एक रिपोर्ट, एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। अमेरिका की एक संस्थान है, इफ्री करके है, और एक ओहियो यूनिवर्सिटी है और एक यूनिवर्सिटीज़ है। इनके कुछ छात्रों द्वारा या कुछ इनके शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन किया गया भारत में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर। हालांकि ये अध्ययन 2003 से लेकर 2020 तक के प्रभावों को है, उतने दौर को कवर करता है। लेकिन इस अध्ययन में ये बात पता चली कि 2014 से लेके 2020 तक जब स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था, हालांकि उसके बाद भी चला लेकिन अध्ययन 20 तक ही है, तो 14 के से लेके 20 तक के दौरान जब स्वच्छ भारत मिशन कार्यान्वयन में था, उस दौरान भारत में शिशु मृत्यु दर या IMR बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 वर्ष तक के बच्चों का, 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष तक के बच्चों का जो है मृत्यु दर, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों ही कम हुए हैं। और इसके कारण हर वर्ष लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चों की जान बचाई गई है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन में ये अध्ययन क्या कहता है, और भी स्वच्छ भारत मिशन की कुछ सकारात्मक पहलू है तो उसको भी देखेंगे। तीसरा मुद्दा है कि ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल प्रणाली सरकार ने अभी जुलाई में ही कहा था कि वो इसको लेकर वो निविदा जारी की है, इसको शुरू करने की उसमें योजना है, यानी सैटेलाइट आधारित लोगों की टोल जो है कटेगा। उसके साथ साथ इसी सैटेलाइट मतलब नेविगेशन सैटेलाइट आधारित ही टोल मैनेजमेंट सिस्टम भी सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है। जो अभी जो टोल चल रहे हैं उस पर जो भीड़ लग जा रही है, जो क्यू लग जा रही है, उसको कैसे प्रबंधित किया जाए ताकि ये समस्याएं दूर की जा सके NHAI के द्वारा। तो इन तीनों मुद्दों को समझेंगे और इसी पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे हैं सिंगापुर के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री। नाम थोड़ा अटपटा है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, आएगा तो पढ़ लीजिएगा। इन दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी पुराने हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः किसी भी देश से उतने प्रभावित नहीं हैं जितना वो सिंगापुर से प्रभावित हैं। ये बातें उनके इस यात्रा के दौरान भी आप उसको देख लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि सिंगापुर केवल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, ये दुनिया के कई सारे विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे अपना विकास किया जा सकता है। और भारत अपने देश में कई सारे सिंगापुर बनाना चाहता है। चाहे आप भारत की योजना देख लीजिए, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, या और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो कहीं न कहीं ये सिंगापुर के मॉडल को अपनाने की बात की जा रही है। और भारत सिंगापुर के साथ जो संबंध हैं, अब वो संबंध द्विपक्षीय संबंध तो थे ही थे, अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बदल गए हैं। द्विपक्षीय संबंध 2 देशों के आपसी हितों पर देखता है। स्ट्रेटेजिक संबंध ऐसे संबंध होते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें दोनों देशों या पूरे दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर साझा दृष्टिकोण या उन पर साझा सहयोग अपनाने की कोशिश की जाती है। यानी एक लेवल फील्ड, एक अपग्रेड हो जाता है। यानी दुनिया भर के जितनी भी चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं, सकारात्मक नकारात्मक, उन पर साझा दृष्टिकोण या सामूहिक भागीदारी अपनाई जाती है। ठीक है, आइए ज़रा सा देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में ये है कि भारत और सिंगापुर ने 5 सितंबर को यानी कल अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ावा दिया है और सेमीकंडक्टर में सहयोग सहित 4 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किया है। अपने सिंगापुर के समकक्ष लॉरेंस वोंग के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, समृद्धि के मिलकर काम करना जारी रखेंगे। और आगे भी उन्होंने कहा
प्रधानमंत्री ने कि दक्षिण पूर्व एशिया जो है कि सिंगापुर को एक दशक पहले शुरू की गई भारत की एक्ट नीति, प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर भारत की एक दशक पहले शुरू की गई एक्ट ईस्ट नीति है, उसका महत्वपूर्ण आधार है। क्योंकि आसियान कंट्रीज में देखा जाए तो उसके 24% व्यापार के लिए भारत सिंगापुर का संबंध है और सिंगापुर कई सारे पहलुओं को लेकर भारत को मदद कर सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री का मानना है। अगर हम इनके रणनीतिक भागीदारी को देखें तो व्यापक रणनीतिक साझेदारी, कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होती है वह रणनीतिक मुद्दा, जैसे देखो युद्ध में रणनीति होती है ना, स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक होता है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स होता है जो तुरंत कोई चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हैं जो भिड़ंत आप जाओ और तुरंत के लिए, और स्ट्रेटेजी होती है वो दीर्घकाल के लिए होती है और उसमें कई सारे पहलू शामिल होते हैं। तो आप सोचिए स्ट्रेटजी में ही दीर्घकाल और कई सारे पहलू होते हैं, अब व्यापक हो गया तो उसमें और भी सारे पहलू शामिल होते हैं, जिसमें दुनिया में जो भी चीज़ें प्रभावी हैं, व्यापार है, अर्थव्यवस्था है, सुरक्षा है, पर्यावरण है, और भी जैसे सांस्कृतिक मानवीय पहलू हैं, इन सारे सभी पहलुओं पर जो दुनिया को भी प्रभावित कर रही, हो सकता है दो देशों के संबंधों में वो प्रभावित न करता हो, लेकिन अगर व्यापक तौर पे ये समस्याएं हैं तो उनमें आपस में भागीदारी या पार्टनरशिप की जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसको सिंगापुर के साथ अपने संबंधों में जो है एडवांस किया गया है। कई सारे देशों के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं, अमेरिका के साथ है, रूस के साथ तो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो वो अलग बात है, लेकिन सिंगापुर के साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब हो गया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में अपग्रेड कर दिया गया है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए कि एक हमारा साझेदार देश नहीं है, सिर्फ एक पार्टनर नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। हम भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्षों में दोनों पक्षों की उपलब्धियां बढ़ी है। निवेश लगभग 3 गुना बढ़कर 160 अरब डॉलर हो गया है। भारत और सिंगापुर के बीच निवेश पिछले 20-23 सालों में 160 अरब डॉलर हो गया है और सिंगापुर इस वर्ष मतलब 2023-24 जो पिछला वित्तीय वर्ष है उस दौरान सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत था भारत के लिए। तो ये है, और इसके साथ ही वास्तविक समय डिजिटल भुगतान की शुरुआत भी इसमें प्रधानमंत्री ने शामिल कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हम एक साथ मिलकर अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का आकार दे रहे हैं, ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने कहा। इस दौरान जो बात की गई कि इसी चर्चा के दौरान जो और भी 4 समझौते भी किए गए, उसमें सेमीकंडक्टर, डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा और कौशल विकास पर भी बातें की गई है और मुख्य तौर से भारत सिंगापुर का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर बल दिया गया है। अभी इकोसिस्टम और सेमीकंडक्टर वाला देखते हैं, जरा सा कम्प्रिहेंसिव वाला देख लेते हैं इसको और उसमें ज़रा गहराई से जाके। तो देखिए भारत के लिए सिंगापुर के महत्व को ज़रा समझना पड़ेगा। सिंगापुर एक एशियाई टाइगर बोला जाता है, जिसे आप कह सकते हो कि वो एशिया का, उसको स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे दुनिया के ऐसे अमीर जो अपने देशों में उस तरह की व्यवस्था नहीं पाते हैं अपने लिए सहयोगी, वो सिंगापुर की नागरिकता लिए होते हैं। ख़ास तौर से चीन के बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे अरबपति हैं, उन्होंने चीन की नीतियों से, जिनपिंग और उसके बाद की नीतियों से परेशान होकर उन सब लोगों ने सिंगापुर की नागरिकता ले रखी है और जिनके पास बड़े पैमाने पर निवेश के लिए पैसा है। ऐसे में भारत को लगता है कि अगर सिंगापुर के साथ हमारे संबंध बेहतर हो जाते हैं और हम इसको एक लेवल फील्ड आगे ले जाते हैं, तो सिंगापुर की मदद से उसका अनुभव, उसकी तकनीकी, उसके पास जो रिसोर्स है, उसके ज़रिए हम भारत में भी कई सारे सिंगापुर जैसे मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। इसमें सिंगापुर हमारी मदद कर सकता है। इसीलिए सिंगापुर के साथ संबंधों को द्विपक्षीय से रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली बनाया है कि दोनों रणनीतिक संबंधों में सिर्फ 2 देश नहीं, उसका फ़ायदा दुनिया के ज़्यादातर देशों को भी होगा, दुनिया को ही होगी, लेकिन भारत और सिंगापुर दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा और इस दिशा में भारत पहल भी कर रही है। आपको याद होगा इकोनॉमिक सर्वे में देखे होंगे तो भारत चीन संबंधों के बारे में कहा गया था कि चीन से जो हमारा ये इस तरह का
एक तरफा व्यापार नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चीन से जो है निवेश आकर्षित करें, जो है ये एफडीआई आकर्षित करें। अब डायरेक्ट हम चीन से तो एफडीआई आकर्षित नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीन की बहुत बड़ी जो है एफडीआई सिंगापुर में है, वहाँ से हम उसको अपने यहाँ आकर्षित कर सकते हैं, जिसके जरिए, और वो लोग कौन हैं, जो चीन की नीतियों से परेशान हैं। और जब एफडीआई आती है तो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं लाती है, अपने साथ तकनीक भी लाती है, अपने साथ अनुभव भी लाती है। उन सब का इस्तेमाल करके भारत अपने आप को एक विकासशील से विकसित देश की तरफ बना सकता है, जैसा सिंगापुर ने किया है। अब उसी भागीदारी के रूप में भारत सिंगापुर के बीच में जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को लेकर भारत चाहता है, इच्छा रखता है कि सिंगापुर के साथ उसके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर बेहतर हो सके। तो ऐसे में हम समझते हैं कि यह यात्रा भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर चिप के महत्व को देखते हुए, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए, सिंगापुर के साथ समझौते का भू राजनीतिक, जियो स्ट्रेटजी और जियो आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। क्यों महत्व है? क्योंकि जो हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है या सेमीकंडक्टर चिप जो होती हैं, ये मोबाइल फ़ोन से लेके मिसाइल तक में इस्तेमाल किया जाता है। बीच में जितनी भी टेक्नोलॉजी लाए आप देख लीजिएगा, ये सब में सेमीकंडक्टर चला है। आज मॉडर्न युग में हम आस-पास ऐसी चीज़ों से घिरे पड़े हैं जो कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर, जिनका उसका मुख्य भूमिका है। जहाँ पे कंप्यूटर आया वहाँ पे सेमीकंडक्टर आ गया, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आई वहाँ पे सेमीकंडक्टर आ गया। ऐसे में इसका महत्व है। और अगर भारत और सिंगापुर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका भू रणनीतिक और जियो स्ट्रेटजी और जियो इकोनॉमिक भी संबंध है। जियो स्ट्रेटजी कैसे है? कोविड-19 के पहले इसमें अगर देखा जाए तो जियो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगभग ताइवान की तो बादशाहत थी, और उसमें भी ताइवान की ज़्यादातर फैक्ट्रियां चीन में लगी हुई थी और चीन में उसका इस्तेमाल होता था और ग्लोबल सप्लाई चेन चल रहा था। हालांकि उसमें सिंगापुर भी एक मेन प्लेयर था, लेकिन ज़्यादातर काम चल रहा था। लेकिन कोविड-19 के बाद जो सप्लाई चेन का दिक्कत आया, और बाद में कोविड-19 के बाद जब चीन ने जानबूझ के अपने यहाँ काफ़ी समय तक अपने यहाँ जो है लॉकडाउन रखा, उसके बाद दुनिया ने इसके विकल्प को तलाशना शुरू किया। उसी तरह उसी हाल फिलहाल ताइवान का संकट शुरू हो गया, चीन की आक्रामक नीतियाँ शुरू हो गई, दक्षिणी चीन सागर विवाद भी हो गया। इन सारे पहलुओं ने एक सुरक्षित विकल्प के रूप में, सुरक्षित सप्लाई चेन के रूप में जो है कई बार लोगों पर बल दिया, और उसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो वैश्विक चिप उद्योग में बहुत कम देशों की कंपनियों का ही दबदबा है, और भारत इस उच्च तकनीकी और महंगी दौड़ में देर से शामिल हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि वह भी इस दौर में शामिल हो। अब यहाँ पे कुछ लोग जैसे पढ़े लिखे काफ़ी विद्वान अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत को जो सेमीकंडक्टर के निर्माण में इस तरह का पहल कर रहा है वो बेवकूफ़ी है, इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, उसमें कोई कम्पिटिटिवनेस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेमीकंडक्टर चिप जो है पूरी दुनिया में निर्माण हो ही रहा है, तो हमें उसको निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले हमें शिक्षा और स्वास्थ्य में करना चाहिए। नाम नहीं लेंगे उस विद्वान का, लेकिन यहाँ सोचिए कि सेमीकंडक्टर कोई नाम ऐसे वस्तुएं नहीं है जिससे नहीं मिले तो काम चल जाएगा। अब सोचिए, ये उसी तरह की सोच है कि जब गांधी जी ने कहा था कि हम नमक कानून तोड़ेंगे, कब? जब वो उन्होंने सविनय अवज्ञा शुरू किया था तो उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून, अंग्रेज़ों ने हंसी कि एक मुट्ठी नमक बनाने से क्या होता है, लेकिन वो नमक इसलिए था क्योंकि वह हर घर में इस्तेमाल होता है। नमक का इस्तेमाल करना कोई छोड़ नहीं सकता। सेमीकंडक्टर की भी आज वही स्थिति है कि ये मोबाइल फ़ोन से लेके, खिलौने से लेके मिसाइल तक में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसी प्रौद्योगिकी को सिर्फ आप आर्थिक दृष्टि से नहीं सोच सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो आपके स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आप उसमें कम से कम आत्मनिर्भरता तो हासिल कर लें, दुनिया में बादशाहत हासिल करें या न करें। तो वो अलग मानसिकता है, हम उसको अलग कर देते हैं, होती है लोगों की सोच। तो यहाँ पे ये ज़रूरत है, भारत इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है, और इसके लिए भारत ने प्रयास भी शुरू किया। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2021 में 76,000 करोड़ रुपए की लागत से एक PLI स्कीम शुरू किया गया था, जिसमें ये था कि
केंद्र सरकार जो है संयंत्र जो लगाता है उसकी पूंजीगत व्यय लागत का जो है आधा हिस्सा यानी 50% सब्सिडी के रूप में देना पड़ेगा। यानी जो भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप का संयंत्र लगाएगा, जो उसकी कैपिटल कॉस्ट आएगी उसका संयंत्र का उसका आधा सरकार सब्सिडी दे रही है। फरवरी में कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ रुपए कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सिंगापुर से चाहिए और सिंगापुर से सीख सकते हैं। उसको लेकर हमें सिंगापुर की सेमीकंडक्टर की कहानी को समझना पड़ेगा। तो सिंगापुर में एक अच्छी तरह से विकसित सेमीकंडक्टर उद्योग है। उसका जो क्यों है, क्योंकि उसने शुरुआत जल्द कर दी थी, अर्ली जो है उसने शुरुआत कर दी थी। और उसके जो पहले प्रधानमंत्री थे ली कुआन यू, इनकी दूरदर्शिता, इन्हें सिंगापुर का पिता भी माना जाता जो है, और ये माना जाता है कि उनकी दूरदर्शिता आज सिंगापुर जहाँ भी है इन्हीं की दूरदर्शिता के कारण है। और देखिए प्रधानमंत्री ली कुआन यू 1973 में ही उन्होंने राष्ट्रपति निक्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से कहा था कि वे अपने लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए निर्यात पर भरोसा करते हैं। और सिंगापुर की सरकार ने इस सिटी स्टेट बोला जाता सिंगापुर का, वहाँ पे असेंबली सुविधाओं के निर्माण में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और नेशनल सेमीकंडक्टर का समर्थन लेकर अपने यहाँ काम करना शुरू किया था 1973 में। सोचिए ली कुआन ने 1973 में भी ये समझ लिया था कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और आज स्थिति ये है कि सिंगापुर वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन का लगभग 10% योगदान देता है। वैश्विक वेफर यानी जो सिंगापुर जो सेमीकंडक्टर के लिए जो एक आप एक कह सकते हैं कि एक ऐसी स्लिप होती है, स्लिप नहीं चादर होती है, उस पे कई सारे सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं। तो उनके वेफर निर्माण का लगभग 5% और सेमीकंडक्टर उपकरण उत्पादन का लगभग 20% योगदान देता है। और दुनिया की शीर्ष 15 सेमीकंडक्टर फर्मों में से 9 जो है सिंगापुर में काम करती हैं। और सेमीकंडक्टर क्षेत्र वहाँ की देश की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अतिरिक्त सिंगापुर की खास बात क्या है कि वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के सभी क्षेत्र, सिंगापुर ऐसा नहीं कि एक कोई इसमें है, देखिए वो एकीकृत आईसी में भी काम करता है, उसके डिज़ाइन में भी, उसकी असेंबली में भी, पैकेजिंग और टेस्टिंग में भी, वेफर निर्माण और उपकरण या कच्चा माल उत्पादन, यानी उस पूरे सेमीकंडक्टर या चिप वैल्यू चेन के जितनी भी प्रोसेस होती हैं उन सब में वो मौजूद है, वो उसकी मौजूदा खिलाड़ी वो है ही है। और अब जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुधारने पर ध्यान है तो सिंगापुर लाभ को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे भारत और दुनिया के अनेक देश प्रयास कर रहे हैं कि कंपनियां उसके यहाँ आए और सिंगापुर को बगैर कोई स्पेशल व्यवस्था किए हुए दुनिया की ज़्यादातर निवेश जो है सिंगापुर में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चली जा रही है। तब भारत क्यों सिंगापुर से चाहता है, क्योंकि भारत को लगता है कि सिंगापुर छोटा जो है सिटी स्टेट है, एक छोटा सा हमारे बता रहे हैं निकोबार आइलैंड उससे बड़ा हुआ है। वहाँ पे उसने कई सारे ऐसे फैब पार्क या सेमीकंडक्टर फैब पार्क उसने लगा रखा है। भारत को ये है कि आज नहीं तो कल वहाँ पे दबाव बनेगा और प्रेशर महसूस करेंगी वहाँ की सेमीकंडक्टर कंपनियाँ, क्योंकि जब जाहिर सी बात है ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे एक सीमा के ज़्यादा तो आप कोई चीज़ ले नहीं सकते इन्वेस्टमेंट या सारा, तो उसके लिए भारत सिंगापुर के साथ सहयोग कर रहा है कि सिंगापुर से अनुभव, संसाधन और कंपनियों का वो लेकर अगर हम भारत में वो विकल्प उपलब्ध करा दें। देखिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लाभ क्या होगा, तो सिंगापुर में उद्योग दबाव में आ सकते हैं, खासकर उत्पादन की वहाँ लागत बढ़ सकती है और वहाँ पे भूमि और श्रम के सीमित संसाधन के कारण। तब अब ऐसे में भारत का दृष्टिकोण क्या है कि जो प्रतिभा विकास है उसमें सिंगापुर के साथ सहयोग करने और सेमीकंडक्टर औद्योगिक पार्कों के प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में ज्ञान साझा करने की जो गुंजाइश है वो भारत लेना चाहता है। भारत के पास प्रचुर भूमि है, प्रतिस्पर्धी श्रम लागत है और सिंगापुर से सेमीकंडक्टर कंपनियों को अपने विस्तार परियोजनाओं के लिए देश की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित जो है भारत ऐसा कर सकता है और उस क्षेत्र में वो काम भी कर रहा है। ठीक है, चलिए तो भारत के प्रधानमंत्री की सिंगापुर की यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर का जो द्विपक्षीय संबंध लेवल अप हुआ है, लेवल अप होके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया है, कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गए हैं, उसके बारे में, और सिंगापुर और भारत कैसे एक दूसरे को जो है सेमीकंडक्टर
एक दूसरे का क्या, भारत का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने में सिंगापुर कैसे मददगार हो सकता है, इसको हमने देखा है। ठीक है, अगला जो हमारे लिए समाचार है एक पॉजिटिव नोट है। एक अध्ययन आया है, ये 2003 से लेकर 2020 तक के जो है भारत में शिशु मृत्यु दर पर अध्ययन किया है, और इस अध्ययन में ये पाया गया है कि भारत में शिशु मृत्यु दर का गिरावट हो रही थी, लेकिन 2014 के बाद से यानी 2015 के बाद से लेके इसमें और ज़्यादा उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, और उसके पीछे कहीं न कहीं कारण स्वच्छ भारत मिशन है। और कई सारे गंभीर अध्ययन के बाद इसने ये पाया है, उसमें इसको कहते हैं रिगरस अध्ययन के बाद इसने पाया है कि इसके कारण हर वर्ष 60 से 70 हज़ार जो है शिशुओं की मृत्यु बची है, यानी इतनी मृत्यु को स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा टाला गया है। ठीक है, तो इस दौरान हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है, चर्चा क्यों की गई है स्वच्छ भारत मिशन और उसके कुछ सकारात्मक पहलू, और इसमें क्या और अध्ययन में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, आपको पता होगा अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन चला था, जिसका उद्देश्य जो है भारत के गाँवों को, भारत के शहरों को ओपन डिफेक्शन फ्री या खुले में शौच से मुक्त करना था। लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना था, लोगों के अंदर स्वच्छता की भावना लाना था, और ये नज थ्योरी पर आधारित था कि कुछ लोग इसको स्वच्छता को अपनाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे समाज में स्वच्छता को एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रूप में एक्सेप्ट किया जाने लगेगा। यानी सरकार का बल यहाँ पे लोगों का टॉयलेट बनवाना नहीं था, वो तो था ही, लेकिन मेन जो बल था वो ये था कि लोगों की टॉयलेट लोगों के लिए आवश्यकता है, इसको वो एक्सेप्ट करके अपने यहाँ पे जो है ओपन डिफेक्शन को हटाएं। ठीक है, चलिए आइए इसके देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 1 दशक पहले शुरू किए गए देशव्यापी स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत मिशन ने 2014 से 2020 तक प्रतिवर्ष 60 से 70 हज़ार शिशुओं के और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को रोकने में योगदान किया है। कैसे योगदान किया है? देखिए, इसके द्वारा कई सारे स्वच्छता के कारण जो ओरल और फेशियल ओरल संक्रमण कहते हैं, यानी मल और मुख द्वार जो से होता है गंदगी, उसके द्वारा जो बीमारी संक्रमित होते हैं और उसके कारण डायरिया यानी चीज़ें होती है, उससे जान बचाया है। एक जो स्पष्ट दिखाई देता है, उसके कारण 60 से 70 हज़ार शिशुओं की जान हर वर्ष बची है। ये जो अध्ययन किया गया है, यह शोध पत्र जो है अमेरिका स्थित जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा लिखा गया है। शोधकर्ताओं ने 20 वर्षों की अवधि के लिए भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक यानी टोटल 614 जिलों में यह अध्ययन किया गया है। जिलों के लिए किए गए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि सर्वेक्षण के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। इनके लिए जो डेटा लिया गया है वो स्वच्छ भारत मिशन और जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसी यानी जो हमारा ऑफिशियल डेटा है उसी को लेकर कई सारे उसके आधार पे अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला गया है। क्या है, यानी स्वच्छ भारत मिशन और इसके सकारात्मक परिणाम के बारे में देख लें तो देखिए, अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है। यानी ये ऐसा स्वच्छता कार्यक्रम है जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है। ये नज थ्योरी पर आधारित है। नज थ्योरी कैसे है, आप देखिए, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आप लोग इथिक्स में पढ़ते होंगे, सोशल बिहेवियर को जो चेंज करने वाली बात आती है, जो सोशल का, उसमें नज थ्योरी इस्तेमाल की जाती है। उसमें एक उदाहरण ये भी दिया जाता है कि कैसे सरकारों को धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। जब ये शुरू किया गया था टॉयलेट बनाने के लिए तो कई सारे लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि ये चीज़ें एक्सेप्ट होने लगती है। यानी आपने किया, 4 लोग उसको देखा, फिर उसको उसकी सकारात्मक चीज़ों को अपनाया, फिर उसे 4 लोग, वो जो सकारात्मक चीज़ों को लोगों ने जिन लोगों ने उसको अपनाया, अब फिर वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के वाहक हो जाते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करते करते इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। यही इसकी खास बात है इसके पहले के अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के उसमें।
इसमें देखिए इसका उद्देश्य देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराकर खुले में शौच को समाप्त करना था, लेकिन जो मेन है वो यही है कि राष्ट्रीय व्यवहार में परिवर्तन, स्वच्छता कार्यक्रमों को राष्ट्रीय व्यवहार, स्वच्छता को अपने जीवन में अपना लिया जाए, इस पहलू को इसमें अपनाया गया था। और 2014 से अब तक 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इसमें 11.7 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और इसके परिणाम भी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। जो सकारात्मक परिणाम है वो ये बता रहा है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया था कि 2014 से की तुलना में 2019 में डायरिया से 3 लाख कम मौतें हुई थी, जिसका सीधा कारण बेहतर स्वच्छता है। ये WHO का है कि 2014 से लेकर 2019 में आइए तो 2014 की अपेक्षा 3 लाख डायरिया से कम मौतें हुई हैं। किसके कारण? स्वच्छता के कारण। और स्वच्छता कैसे आया? स्वच्छता मतलब जिसको स्वच्छता वो ओपन डिफेक्शन फ्री वाले स्वच्छता, ठीक है। साथ ही में खुले में शौच से मुक्त गांव में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य लागत पर प्रतिवर्ष औसतन 50,000 रुपये की बचत होती है। यानी जो ओपन डिफेक्शन फ्री गांव हैं वहाँ पे जो रहने औसत निकाला गया उन परिवारों का, तो स्वास्थ्य में बचत 50,000 रुपये सालाना आ गई। और इसके कारण भूजल प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आई। स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के कारण 93% महिलाएं घर पर सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उनको घर से बाहर जाना पड़ता था। महिलाओं की स्थिति ये थी कि खुले में शौच के लिए वो हर समय तो जा नहीं सकती थी, उनको एक लोक लाज का भी डर रहता था, खतरा भी महसूस होता था, लेकिन लोक लाज के डर के मारे वो या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट जाती थी, लेट इवनिंग जाती थी, जिनके कारण अक्सर उनके साथ दुर्घटना या दुर्व्यवहार की भी समस्याएं थी। अब उसमें भी देखा गया है कि 53% महिलाएं अब वो सुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये कुछ सकारात्मक पहलू इसके रहे हैं। ये रिपोर्ट में नहीं है, ये उस वेबसाइट पे है स्वच्छ भारत मिशन का, लेकिन ये भी रहे हैं। अब जरा सा रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कह रही है कि इस अध्ययन में 2003 से 2020 के दौरान शिशु मृत्यु दर में समग्र गिरावट दर्ज की गई है। यानी ऐसा ये देखा गया है कि भारत में 2003 से 2020 तक लगातार शिशु मृत्यु दर में गिरावट आती है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर ये होता है कि 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं वो उसमें से 1 वर्ष के कम उम्र में कितने बच्चे मर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं IMR। तो उस वो और U5MR वो होता है कि 5 साल की उम्र तक कौन बच्चे जो है वो कितने उसमें मृत्यु होती है। तो ये बताया गया है कि शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई थी, लेकिन 2015 के बाद इसमें विशेष गिरावट जो है वो विशेष रूप से दिखाई देती है। कैसे? देखिए, 2003 में अधिकांश जिलों में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों दौन पर 60 से अधिक थी। यानी 2003 से लेकर आगे तक जो है ज़्यादातर जिलों में शिशु मृत्यु दर जो है वो 1000 बच्चों में 60 थी, और ओवरऑल औसत जिला का निकलता था 48.9 थी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और ऐसे बहुत सारे राज्यों में और भी गंभीर स्थिति थी। 2020 तक जो है मृत्यु दर जो है 30 आ गई है, 30 से नीचे आ गई है और औसत जिलों में 23.5 हो गई है। यानी कहाँ 48.9 था वहाँ पे 23.5 आ गई है, यानी लगभग 25.4 अंक की गिरावट जो है इसमें हुआ है। और ये लक्षण जो दिख रहा है इसके कारण इनका एक अध्ययन है कि इनके जरिए जो है उसमें मृत्यु दर में जो है मृत्यु की संख्या लगभग जो है 60 से 70 हज़ार कम हो सकता है। और क्या कह रहे हैं कि अध्ययन में एक निष्कर्ष निकलता है कि भारत में शौचालय तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में इन्वर्सली रिलेशन है। यानी जितने ज़्यादा लोगों की जितना ज़्यादा लोग जो है शौचालय तक पहुंचेंगे, बाल मृत्यु दर की संख्या उतना कम होती जाती है। जैसे ये एक अनुभव इस अध्ययन के द्वारा अनुभव तथ्य निष्कर्ष निकला। अब 2014 में SBM के कार्यान्वयन के बाद पूरे भारत में शौचालयों के निर्माण में नाटकीय रूप से वृद्धि दिखी, और ये भी देखा गया कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में अगर 10% अंकों की वृद्धि हो जाती है तो उससे जिला स्तर पर शिशु मृत्यु दर में 0.9 अंक की और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 1.1 अंक की कमी हो जाती है। यानी इधर से और उधर से दोनों से ये इन्होंने निकाल कर ये पाया कि जो है
पूर्ण संख्या में यह गुणांक साल में 60 से 70 हजार शिशुओं के बराबर है। एक और देखा था कि 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिले में प्रति हजार जीवित जन्मों पर IMR 5.3 और UMR में 6.8 की कमी देखी, यानी जहाँ पे 30% से ज़्यादा अधिक शौचालय हो जाते हों। और सब कुछ निकाल के यही अंततः पहुँचे हैं कि 60,000 से 70,000 शिशु मृत्यु दर हर साल स्वच्छ भारत मिशन के तहत बचाई जा रही है। और ये एक उपलब्ध जो है आंकड़ा अगर 140 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो बहुत है, कम है, लेकिन इतने बच्चे हमारे बच रहे हैं ये भी कम नहीं है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि ये कह रहा है ये रिपोर्ट कि स्वच्छ भारत मिशन का जो है दृष्टिकोण थोड़ा यूनिक है। जैसे शौचालय निर्माण को IEC सूचना, शिक्षा और संचार, आई माने सूचना यानी शौचालय निर्माण नहीं करना था, उसको लोगों तक सूचित करना था ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके और इसके बाद उसको संचारित किया जा सके। ठीक है, कई सारा ऐड दिखाते हैं कि जिस घर में टॉयलेट नहीं है उस घर में अपनी बेटियों की शादी, और ये सारा चीज़ ये सब चला गया कि लोगों को सूचित करो, लोगों को शिक्षित करो और फिर उसका संचार हो। यानी नज थ्योरी के तहत कुछ लोगों को करो, उन तक पहुंचाओ, फिर उनके कहानियों के माध्यम से समाज में आगे तक इसे फैलाओ। और साथ ही में सामुदायिक सहभागिता में पर्याप्त निवेश के साथ जोड़ने का ये SPM का जो दृष्टिकोण था वो भारत में पहले के स्वच्छता प्रयासों में से एक स्पष्ट अलगाव था, जो ऐसी व्यापक रणनीतियों का अभाव था, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई। यानी एक अनूठी पहल थी जिसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पर बल दिया गया था। सिर्फ इसमें टॉयलेट निर्माण नहीं था, इसमें IEC भी था, यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन पे। दूसरा है कि ये व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ है। इसमें पाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों तक विस्तारित पहुंच से फेकल ओरल बीमारी संचरण के संपर्क में कमी आई, जिससे दस्त और कुपोषण की घटनाओं में कमी आई, जो भारत में बाल मृत्यु दर के प्रमुख कारण रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बताई गई थी। इसके बाद हम अगला देखते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट आधारित उपग्रह संग्रह प्रणाली और टोल प्रबंधन व्यवस्था। देखिए, हाल ही में जो है सरकार ने ये फैसला किया है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करेगा पायलट आधार पे। पायलट क्या, हाँ पायलट ही आधार पे है, पहले 100 टोल्स के लिए है, उसके बाद अगर उसका फ़ायदा हो जाएगा तो उसे भारत के सारे टोल्स पर वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। वो जो सॉफ्टवेयर है वो नेविगेशन सैटेलाइट के आधारित होगा और जिसका काम होगा कि टोल पे जो भीड़ लगती है, जो क्यू लगती है, जिसमें समय ज़्यादा लगता है, लोगों पर कई बार तो धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़े की भी स्थिति आती है, उससे बचा रह के यात्रा में लगने वाले समय को कम से कम किया जा सके। और इसके पहले सरकार ने एक ऑटोमेटिक टोल जो है इलेक्ट्रॉनिक टोल जो है कलेक्शन वाली भी व्यवस्था की बात की है, जो GNSS आधारित ग्लोबल जो है नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम आधारित जो है ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन वाला सिस्टम होगा। हालांकि उसको अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए निविदा जारी कर दी गई है जुलाई में, जिसे मौजूदा एग्जिस्टिंग सिस्टम फास्टैग के ही एक साथ में उसको कुछ दिन तक चलाया जाएगा और जब सफल हो जाएगा तो उसे पूरे देश में लगा दिया जाएगा। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो टोल पे जो रुकना पड़ता है वो बिल्कुल अभी भी बिल्कुल नहीं रुकना पड़ेगा। दूसरे जो यूज़र करता है वो जितना समय तक वहाँ पे रहता है टोल्स पे, उतने ही समय के लिए उसे पैसा लगेगा। इससे यूज़र को भी फ़ायदा होगा और जाम आदि से भी बचने पर जो है मेनली तो यूज़र को ही फ़ायदा होगा। और टोल कलेक्शन में जो इतनी चुनौतियां आती हैं, लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ें आती है, उससे बचा जा सकता है। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, भारत में ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यान्वयन की घोषणा के बाद सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि उसने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक GIS आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह प्रणाली NHAI के अधिकारियों को यातायात के मुक्त प्रवाह के सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट लेन स्तर पर भीड़ को रोकने में मदद करेगी। इसमें क्या है, ज़रा उसको देखें
तो देखिए इस नए सॉफ्टवेयर को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड है, NHAI के तहत कंपनी है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। इस नई तकनीक को अभी 100 टोल प्लाजा पे लगाया गया है। उन टोल प्लाजा की कौन से टोल प्लाजा होंगे उसके लिए एक उनका 1033 नंबर है, जिस पे बहुत कंप्लेन आती है। जन टोल प्लाजा पे ज़्यादा कंप्लेन आती है कि यहाँ पे लेन नहीं चल रहा है, ये समस्या चल रही है। उन पर पहले लगाया गया है और वो सब नेविगेशनल सैटेलाइट आधारित रहेंगे, जिनके तरीके से वो बताएगा NHAI अधिकारियों को कि भाई कहाँ पे जाम लग रहा है, उसके बाद दूसरा टोल खोल दो, दूसरा लेन चालू कर दो, ये सारी चीज़ें वो बताया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को चरणबद्ध तरीके से और अधिक टोल प्लाजा तक भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही में इसमें जो है यह सॉफ्टवेयर जो है अधिकारियों को यानी NHAI अधिकारियों को टोल प्लाजा का नाम बताएगा, स्थान प्रदान करेगा। यदि किसी टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार निर्धारित सीमा से अधिक है तो यह भीड़ भाड़ की चेतावनी और लेन वितरण की सिफारिश भी प्रदान करेगा कि कैसे लेन को वितरण करें ताकि वहां पे टोल पे रोका जा सके, रियल टाइम होगा। यह सॉफ्टवेयर यातायात, कतार और भीड़ के लिए घंटा वाइज, दैनिक वाइज यानी डेली, साप्ताहिक और मासिक आधार पे जो है तुलनात्मक यातायात विश्लेषण भी NHAI अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा। इसमें एक खास बात और है कि यह आगामी कोई त्यौहार है या कोई मौसम की चुनौती है उसको भी बता देगा ताकि एडवांस में NHAI के अधिकारी टोल पे भीड़ भाड़ और इस तरह के कतार लगने से बचे। ये तो चलो हुआ कि टोल का कैसे प्रबंधन किया जाए कि जो है टोल पे कतार कम से कम लगे और लोगों की यात्रा सुगम हो। इसके अतिरिक्त एक जुलाई में ही सरकार ने एक निविदा जारी की है। सरकार की वही जो कंपनी है अभी देखे थे NHAI की, उसने एक निविदा जारी किया है। वह इस GNSS आधारित टोल संग्रहण प्रणाली पर चल रही है। अभी जो प्रणाली है वो फास्टैग प्रणाली है। फास्टैग में क्या होता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आधारित वो प्रणाली है, जिसमें क्या होता है कि एक बूम बैरियर होता है, टोल पे लगा होता है, गाड़ी आती है, उस पर बारकोड लगा रहता है और उसमें एक बैंक से किसी फिनटेक के द्वारा जो है वो पैसा उसमें वो जुड़ा होता है, जहाँ पे वो बारकोड रीड करता है, गाड़ी आगे चली जाती है। इसके बाद जो है वहाँ से उसका पैसा कट जाता है, वो खुल जाता है और गाड़ी आगे चली जाती है। इसमें तब भी समय लगता है, कई बार बारकोड नहीं जुड़ पाता है, कई दिक्कतें आती है, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर व्यवस्था हुई है। 2015 से फास्टैग को लाया गया था और उसके बाद उसको पहले शुरुआत में एक लेन उसके लिए रखी गई थी, फिर चरणबद्ध तरीके से उसको सारे लेन को उसको कर दिया गया है और आज NHAI के अनुसार 98% लोग फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें निश्चित रूप से यात्रा के समय बचा है, टोल पे भीड़ भाड़ कम हुई है और लोगों का जो है या परिवहन जो है सुगम हुआ है, लेकिन अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार का एक मत है कि हमारे इस टोलिंग को ऐसा कर दिया जाए, टोल संग्रहण को ऐसा कर दिया जाए जिसमें ये टोल प्लाजा की ज़रूरत ही न पड़े, या मतलब उसमें जो बूम बैरियर लगा ही न हो, या गाड़ी आराम से आए और निकल जाए। उसके लिए उसको पूरा नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम द्वारा आधारित होगा। वहाँ पे इस आधार पे ऐसे लेन ऐसे होंगे जिसमें जितना यात्री वहाँ पे यात्रा करता है हाईवे पे, उतना ही उसी के दौरान पे उसके अकाउंट से पैसे काटे जाएं, अनावश्यक पैसे न काटे जाएं। और जो फास्टैग के कारण जो ट्रैफिक का दिक्कत आता है, जो तब भी 1 मिनट से लेके 1 मिनट कभी लग जाता है, कभी 20 सेकंड, कभी 5 सेकंड, कम से कम स्लो तो करना ही पड़ता है, इससे भी बचा जा सके और लेन में जो रुकावट आती है उससे बचा जा सके। तो ये बातें हैं, इसको इसलिए अपनाया गया है। और देखिए इसमें यह दूरी आधारित टोल संग्रहण भी प्रदान करेगा और इसमें केवल उपयोगकर्ता राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो यात्रा करेगा उसी का भुगतान करेगा और वाहनों को ये तेज गति से भी मुक्त करा देगा, तेज गति से यात्रा जो है मुक्त प्रवाह उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इसके लिए 2 जुलाई 2024 को भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को लागू करने के लिए टोल प्लाजा पर एक फ्री फ्लो GNSS लेन, जैसे कभी फास्टैग के लिए एक लेन था, अब इसके लिए एक लेन निर्माण किया जाएगा, जिसमें से पायलट आधार पर गाड़ियाँ शुरू की जाएंगी। और भविष्य में जब ये आगे देखिए कैसे काम करेगा, जब GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली जो है मौजूदा फास्टैग सिस्टम के साथ ही काम किया जाएगा। इसमें एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां फास्टैग और GNSS दोनों एक साथ काम करेंगे।
यानी ऐसा नहीं कि आपका जीएनएसएस ना काम करे तो पैसा कट जाए, मतलब ना कटे, इसलिए फास्टैग और जीएनएसएस एक साथ काम करेंगे। इसमें टोल प्लाजा पर जीएनएसएस आधारित ईटीसी का उपयोग करने वाले वाहनों का स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति देने के लिए एक समर्पित जीएनएसएस लेन उपलब्ध होगा, जहां से गाड़ी गुजरेगी तो ये आगे बढ़ेगा, और जब ये अधिक व्यापक हो जाएगा तो इसे पूरे लेन को जो है जीएनएसएस लेन या जियो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम टोलिंग सिस्टम में ये बदल दिया जाएगा। बाकी जो सारी प्रक्रिया फास्टैग में होती है वो ऐसे ही होगी। इससे लाभ क्या होगा, तो देखिए इससे यूजर्स को मदद मिलेगा। कैसे मिलेगा? ईटीसी सिस्टम से आने से टोल प्लाजा से गुजरते समय लोगों को होने वाली सभी तरह की देरी दूर हो जाएगी। फास्टैग सिस्टम के तहत यह देखा गया है कि बार कोड पढ़ने और बूम बैरियर खुलने में अभी भी काफ़ी देर होती है। यह देर कई बार 1 मिनट तक होती है और वाहनों की भीड़ लग जाती है, जिसके कारण टोल कर्मचारियों के साथ बहस और झगड़े के कई मामले सामने आते हैं। साथ ही लोग तेज गति से प्लाजा में गुजर सकेंगे अगर यह इस्तेमाल हो जाएगा, और नेशनल हाईवे पर तय की गई दूरी के हिसाब से पैसे अपने आप उनको काट लिए जाएंगे। तो ये कुछ सहूलियतें उन लोगों को होंगी जब इसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे आधारित। तो देखिए, चर्चा में रहे भारत सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है। भारत सिंगापुर को अपने एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार मानता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप इसको देख लीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री के सिंगापुर यात्रा के दौरान 4 प्रमुख क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इन समझौते में शामिल नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। सेमीकंडक्टर, रक्षा प्रौद्योगिकी, डिजिटल सहयोग, शिक्षा और कौशल विकास। तो ये मैं आपके दिमाग पे छोड़ देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कर लेंगे। तीसरा है, चर्चा में रहे स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छ राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में हर साल 70,000 शिशुओं की जान बचाई है। सिंपल है, दोनों सही ही है। फोर्थ है, चर्चा में रहे स्वच्छ भारत मिशन के सकारात्मक परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? खुले में शौच से मुक्त गांव में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य लागत पर प्रतिवर्ष औसतन 50,000 रुपये की बचत होती है। WHO के अनुसार 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से 3 लाख कम मौतें हुई हैं। स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के कारण 93% महिलाएं घर पर सुरक्षित महसूस करती हैं। उपयुक्त सभी कथन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। पांचवा है, चर्चा में रहे सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा मौजूदा फास्टैग टोल संग्रह प्रणाली को बदलने और टोल बूथों पर भीड़भाड़ के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करना लक्ष्य है। इस प्रणाली को मौजूदा फास्टैग पारिस्थितिकी तंत्र से अलग लागू किया जाएगा। तो अभी जो शुरुआत है वो अलग नहीं, इसी के साथ ही लागू किया जाएगा, इसलिए 2 गलत है, 1 सही है, तो केवल 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बाकी पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।